फाइन। तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज हम लोग सेमेस्टर 2 का अनदर चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करने जा रहे हैं। कौन सा कॉस्टिंग बोलिए? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहीं पे है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर सम्स बना लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या? पहला बात तो आपको ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ कब करते हैं। जैसे आपको हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा, जैसे हमने आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा है, तो कौन से कॉस्टिंग का कब यूज़ होता है वो बताया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक ऐसा ब्रांच है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉस्ट कैसे निकलेगा वो सीखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब रोड बना रहा है, तो वो लोग कौन सा तरीका से कॉस्टिंग निकालेगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ब्रिज बना रहा है, कौन सा तरीका से कॉस्टिंग निकालेगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बिल्डिंग बना रहा है, कौन सा तरीका से कॉस्टिंग निकालेगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ कौन सा इंडस्ट्री बताइए? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लिखिए पॉइंट नंबर 1 यही लिखिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is used in case of contract costing is used in case of construction industry. इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल हम लोग कौन से इंडस्ट्री में करते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल जो है हम लोग कौन से इंडस्ट्री में करते हैं वो बताइए। यस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड एट इन केस ऑफ कौन सा इंडस्ट्री बताइए? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन फॉर इसमें लिखिए एग्जाम्पल 2। फॉर एग्जाम्पल रोड, फॉर एग्जाम्पल रोड कॉमा बिल्डिंग कॉमा ब्रिजेस। रोड कॉमा बिल्डिंग कॉमा ब्रिजेस हो गया, एटसेट्रा। रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब चीज़ कौन से इंडस्ट्री में चला गया बताइए? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री नहीं है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क का मतलब हो गया कि काम आपका एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। अगर कोई बिल्डिंग बनाना आदमी स्टार्ट करता है तो एक दिन में तो बिल्डिंग नहीं बना दोगे। बिल्डिंग बनाने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो बिल्डिंग क्या है? 2 साल 4 साल, कभी आज शहर वहर में तो बहुत फास्ट भी बन जाता है, 1 साल में भी बन जाता है, 6 महीना में बिल्डिंग बना देता है आदमी लोग। वो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक दिन में नहीं बनेगा। सिंपल सा बात समझ लीजिए। तो जो भी काम को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वो सारा काम आता है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क मतलब काम को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कौन सा कॉस्टिंग बताइए? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ शब्द है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ वर्ड्स है जो हम लोग जानना ज़रूरी है, नहीं तो सम्स नहीं बना पाएंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, सॉरी पॉइंट नंबर 2 हो गया ना, 2 पॉइंट तो हो गया। पॉइंट नंबर 3 लिखिए वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, पहला शब्द ही है वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है सुनिए? वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसको इंजीनियर सर्टिफिकेट दिया है। मतलब जैसे एक बिल्डिंग बना रहे मान लीजिए, तो एक बिल्डिंग में पहले क्या होगा? धीरे धीरे बेस वेस बनेगा, पिलर विलर देगा, उसके बाद क्या होगा? एक तो मान लीजिए ढलाई करेगा। अब मान लीजिए एक तो ढलाई किया तो मतलब वहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, वहाँ तक सामान को हम लोग भेज सकते हैं। अब फ्लैट भी आप लोग देखते होंगे आसपास में बनता है, तो क्या होता है? अचानक से आदमी फ्लैट नहीं खरीद लेता है, बुकिंग होने में टाइम लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बनते जाता है आदमी खरीदते आता है। अब देखिए एक तो खुला ज़मीन है, वहाँ पे जाकर के हम घर बुक थोड़ी करेंगे। अगर कहीं पे बिल्डिंग बन रहा है, हम देखेंगे बिल्डिंग बन रहा है, खाली जगह है, तो देखेंगे उसमें भी ढलाई वलाई हो गया तो आदमी का ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है ना, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता जाता है। कोई बिल्डिंग है जो 5 साल से बन ही रहा आपका एरिया में,
आपका अगर पैसा, आपके पास अगर पैसा भी होगा ना, आपका हिम्मत नहीं होगा जाकर के आप उसमें लेंगे। क्यों लेंगे बोलिए? क्योंकि आपको डर लगता रहेगा कि भाई इसमें पैसा लेंगे तो 5 साल से बिल्डिंग ही बना रहा। तो जैसे जैसे काम कंप्लीट होते जाता है ना, लोग वैसे वैसे पैसा भी देते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों का ट्रस्ट भी उस बिल्डिंग के प्रति बढ़ता जाता है। तो व्हाट इज़ वर्क सर्टिफाइड? तो वर्क सर्टिफाइड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द वर्क विच इज़ सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर। जितना काम को इंजीनियर सर्टिफाइड दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ भाई इतना काम आपका कंप्लीट हो गया। पसंद है ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कोलकाता में हम लोग बोलते हैं लीगल बिल्डिंग, इलीगल बिल्डिंग, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। इलीगल बिल्डिंग में क्या है, इंजीनियर कोई छोटा मोटा इंजीनियर को बुला करके अपना स्ट्रक्चर बनवा लिया, बस हो गया, बना रहा है। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट का दरकार नहीं है, कोई सर्टिफिकेट दरकार नहीं है। माल बनाते हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है। भले बिल्डिंग 5 साल बाद 45 डिग्री में चला गया, बस समझे, लेकिन वैसे कोई समझ रहे ना, तो ऐसे बनाया जाता है। क्या है, जो आदमी बिल्डिंग बना रहा उसको उतना बिल्डिंग का नॉलेज नहीं है। सर्टिफाइड मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट के साथ। तो द पार्ट ऑफ द वर्क विच इज सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर, काम का वो हिस्सा जो इंजीनियर सर्टिफाई कर दिया, बोला ठीक है बाबू तुम्हारा काम कंप्लीट है, इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, इसका डेफिनेशन लिखवा नहीं रहे आपको, क्योंकि लिखे क्या होगा इसको, तो कॉन्सेप्ट है उसका। लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, लिखिए ना, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सुनिए, अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कि वो काम जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो काम जिसको कंप्लीट, जो वो काम जो कंप्लीट तो हो गया है लेकिन उसको सर्टिफाई नहीं किया है। बात समझिए, आपके हिसाब से काम कंप्लीट है लेकिन इंजीनियर उसको अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। तो इंजीनियर का जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना, तब तक काम सर्टिफाइड नहीं होता है। तो काम सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड मतलब काम कंप्लीट भी हो गया है, इंजीनियर सर्टिफिकेट भी दे दिया है। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब, क्योंकि सम्स बनाइएगा ना, बार बार ये वर्ड आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब काम कंप्लीट हो गया है लेकिन इंजीनियर के हिसाब से अभी तक उसका अप्रूवल नहीं, इंजीनियर उस काम को सर्टिफाई नहीं किया। एक बिल्डिंग बनाए, 2 तल्ला हम रेडी कर दी, 2 तल्ला में 1 तल्ला का सर्टिफिकेट हमको मिल गया है, 1 तल्ला का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। जो जिसका सर्टिफिकेट मिल गया उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, जिसका नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। नेक्स्ट कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, रिटेंशन मनी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ना, 5 लिखिए, रिटेंशन मनी। स्पेलिंग बोलेगा RETNTION, रिटेंशन मनी। मत करिए क्लास के बीच में, अब पढ़ाई स्टार्ट हो गया, बहुत हंसी मजाक कर लिए। देखिए रिटेंशन मनी, देखिए रिटेंशन मनी मतलब क्या होता है। देखिए जैसे आप कोई कोई घर खरीदने के लिए जाएंगे तो आप पूरा प्रमोटर को पूरा पैसा नहीं दे देते। जैसे प्रमोटर एक घर बना रहा है और प्रमोटर आपको आकर के बोला कि हम घर बना रहे हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपये आपके घर का वैल्यू, तो पूरा 20 लाख रुपया जो है वो आप उसको दे नहीं देते हो संग संग। आदमी क्या करता है ना, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क होता है तो कुछ पैसा ना अपना पास रखता है। 2 लोग होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम कौन हो गए, कॉन्ट्रैक्टर, और आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, आपका घर बन रहा है, तो आपको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। क्या बोलेंगे बताइए, कॉन्ट्रैक्टी। अभी आप क्या किए, आप हमको बोले कि भाई आपका घर का कुछ पैसा हम अपना पास रखेंगे परसेंटेज। हम क्या किए, जो कॉन्ट्रैक्टी है, जो आदमी कॉन्ट्रैक्टी है, वो आदमी क्या किया, सारा पैसा पेमेंट नहीं किया, कुछ पैसा वो अपना पास रखता है, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। कौन सा मनी बताइए, रिटेंशन। तो रिटेंशन मनी मतलब क्या होता है, तो रिटेंशन मनी रेफर्स टू द मनी विच इज़ विदहेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी जो पैसा रख लेता, होल्ड पे रख लेता, बोले देंगे नहीं अभी, बाद में पूरा काम कंप्लीट होगा तब देंगे। तो जो पैसा कॉन्ट्रैक्टी रख लेता है ना बाबू अपना पास, उस पैसा को क्या बोलते हैं बताइए, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। कौन सा मनी बताइए, रिटेंशन मनी। कौन सा मनी बताइए, रिटेंशन मनी। तो लिखिए रिटेंशन मनी के बारे में, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पेमेंट, इज अ परसेंटेज ऑफ पेमेंट which is kept on hold, which is kept on hold, which is kept on hold. kept on hold. अच्छा एक सवाल है मेरा, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में ये लाइन क्यों दिया रहेगा, ये लाइन का क्या यूज़ है देखिए। अगर मान लीजिए एक सवाल है, एक जस्ट एन एग्जांपल आपको दे रहे, अगर मान लीजिए 100 रुपया का काम हुआ है और उसमें से 10% रिटेंशन मनी, 10 रिटेंशन मनी मतलब हम अपना पास अभी रखे, अभी दिए नहीं उसको,
तो इसका मतलब कितना परसेंट दे दिए, 90%। अगर हम 20% अपना पास रखे तो इसका मतलब दे कितना दिए, अगर हम 30% अपना पास रखे तो दे कितना दिए, 40 अगर रिटेंशन मनी हुआ तो दे कितना देंगे, 60। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, इसका मतलब हुआ वो पैसा जो हम अपना पास रखें, जो अपना पास रखे उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन मनी। उसके अलावा जो भी होगा उसको बोलेंगे कैश पेमेंट। क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे बताइए। तो अगर मान लीजिए रिटेंशन मनी 20 है तो कैश पेमेंट कितना होगा, 80। रिटेंशन मनी अगर 30 है तो कैश पेमेंट कितना होगा, 70। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इफ रिटेंशन मनी इज 10%, if retention money is 10%, then कैश रिसीव बोलिए चाहे कैश पेड बोलिए, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अच्छा अगर 20% मान लीजिए, अच्छा सपोज मान लीजिए 20% अगर रिटेंशन रहता तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 20% इंटू वर्क सर्टिफाइड, 20% इंटू वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव समझे कैसे निकलेगा, जितना रिटेंशन होगा उसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वो कैश रिसीव या फिर कैश पेड बोल सकते हो आप, जो भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टी के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कैश रिसीव, और कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो कैश पेड। तो कैश का पेमेंट कितना रुपया होगा बताइए, 90%। अच्छा अगर 30% रिटेंशन हुआ तो पेमेंट कितना होगा बताइए, 70। चलिए कॉन्सेप्ट समझ रहे, ये सब वर्ड आप सुने होंगे कॉलेज में जब क्लास किए होंगे। तो अगला पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट सुनिए ना कॉलेज में, इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट इक्वल टू, देखिए कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इन देखिए इन केस ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट लिख के पैराग्राफ चेंज, प्रॉफिट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कैमरा में आ रहा बाबू, देखिए तो जो हम लिखे हैं, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अगर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट क्या बाबू, कॉस्ट। अगर कंप्लीट हो गया है तो, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट में दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो। कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉफिट कैसे निकालिएगा, प्राइस माइनस कॉस्ट। जैसे बिल्डिंग का मान लीजिए घर का दाम है 20 लाख रुपया और इसको बनाने में खर्चा लगा है 8 लाख रुपया, तो प्रॉफिट कितना लाख हुआ, 12 लाख। अगर कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट तब तो हिसाब निकालना बहुत सिंपल है। और बिल्डिंग में डबल प्रॉफिट है, बिल्डिंग में कैसा प्रॉफिट है बताइए, डबल। कोई भी बिल्डिंग बनता है ना उसमें डबल प्रॉफिट, मतलब समझिए ऑन एन एवरेज 40% तो प्रॉफिट कम से कम होता ही है। बात समझे ना, ऑन एन एवरेज में अगर डबल नहीं भी हुआ तो 40% तो प्रॉफिट होगा ही। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पर सीन क्या है कि अगर मान लीजिए 10 लाख में बिल्डिंग बेच रहे, इसका मतलब उसको बनाने में फ्लैट बेच रहे, उसको बनाने में मतलब 5-6 लाख रुपया लगा ऑन एन एवरेज, 4 लाख का प्रॉफिट होगी। तो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है, फ्लैट कंप्लीट है, बिल्डिंग कंप्लीट है, रोड कंप्लीट है, तो कंप्लीट का प्रॉफिट निकालना बहुत ईजी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। समस्या कब है, समस्या तो तब है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, तो उसका जब प्रॉफिट निकालेंगे उसका अलग फार्मूला है। लिखिए फार्मूला लिखिए, प्रॉफिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड काम का वैल्यू क्या कि वो तो कंप्लीट हो गया है, अनसर्टिफाइड काम का कॉस्ट को जोड़ दीजिएगा, उसमें से माइनस क्या कर दीजिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब उधर चलिए, इधर से आपको दिखता नहीं होगा, उधर चलिए, इधर से नहीं दिखता होगा बोर्ड, हाँ उधर चलिए।
थोड़ा सा, हाँ बेस्ट। देखिए आप तो समझे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जो काम कंप्लीट है उसका वैल्यू प्लस जो काम कंप्लीट नहीं है उसका खर्चा माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो प्रॉफिट आता है ना, इस प्रॉफिट को हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, इस प्रॉफिट को यहाँ पे बोला जाता है नोशनल प्रॉफिट। क्या सा प्रॉफिट जी? अब फिर आप पूछेंगे नोशनल शब्द का क्या मतलब, नोशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? भाइयों और बहनों, नोशनल का मतलब होता है ना कॉमर्स में, कोई भी चीज़ जो कंप्लीट नहीं है, जो एक्चुअल नहीं है, वही नोशनल है। एक्चुअल नहीं है, जैसे आपको लग रहा है कि आप 90% लाइएगा सेम टू में, नोशनल मार्क्स। कैसा मार्क्स? नोशनल। एग्जाम दिए, मार्क्स आ रहा 40%, एक्चुअल मार्क्स। तो नोशनल और एक्चुअल में क्या होगा? नोशनल मतलब जो आप सोचते हो, जो आपको लग रहा है, जो होगा हुआ नहीं है। तो नोशनल मतलब समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअल। क्लास 12 में भी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते याद है, उसमें लिखे थे नोशनल रेंट, नोशनल रेंट। तो नोशनल मतलब समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअल, जो एक्चुअल नहीं है वो क्या है बताइए? नोशनल। समझ गए? तो ये प्रॉफिट है ना, नोशनल प्रॉफिट है। तो जैसे हम लिखे वैसे आप भी लिखिए एरो दे करके। इसको प्रॉफिट बोलोगे ना नोशनल प्रॉफिट बोलोगे? कहे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं ना बाबू। अच्छा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका साथ हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो दोनों में से किसी में भी बांट दीजिए। प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट जो आएगा सम्स में, उसका कुछ हिस्सा हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ हिस्सा कंटिजेंसी रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हो बताइए? कंटिजेंसी रिजर्व। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया रहेगा, और नहीं किया रहेगा तो कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल एंड सम पार्ट इज ट्रांसफर टू कंटिजेंसी रिजर्व। लिखिए लास्ट पार्ट लिखिए। सम पार्ट ऑफ नोशनल प्रॉफिट, सम पार्ट ऑफ नोशनल प्रॉफिट, some part of notional profit is transferred to costing PL and some part to कंटिजेंसी रिजर्व। बस अब ये कब कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे वो सम्स बनाएंगे तो देख लीजिएगा। बात समझे ना? कभी कभी कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पीएल में, कभी कभी कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कंटिजेंसी रिजर्व। चलिए अब आइए इसका फॉर्मेट। आपको अभी मैं फ्रेश एक तो पेज निकाल लीजिए, फ्रेश पेज। हाँ, थोड़ा जगह बाकी उसमें एडजस्ट मत करने लगेगा। चलिए आइए, अब ये जो लिखिए देखिए तो ये आ रहा है बोर्ड में, फॉर्मेट ऑफ, ये आ रहा देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलिए, फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्या बाबू? फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आइए बहुत बात नहीं, इधर देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्या फॉर्मेट है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट आपको एक अकाउंट बनाना है, समझे ना? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है बस। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब आप बनाइएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या करिएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो देखिए जनरली ये एक कॉलम से भी सम्स बन जाएगा, दो कॉलम कुछ आइटम्स लिखने के लिए हम लोग बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स। पूरा एक पेज का फॉर्मेट बनाइएगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, हड़बड़ा के मत उतारिएगा, समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, पूरा बढ़िया से लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा कंपनी का क्या बनाना है। ये कॉस्टिंग, देखिए बात समझिए, प्रोसेस अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़े, प्रोसेस अकाउंटिंग कॉस्टिंग का अकाउंटिंग है। कॉस्ट का अकाउंट्स में, कॉस्टिंग का जो तरीका है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका अपना एक स्टाइल है, और फिनेंशियल अकाउंटिंग का अपना एक स्टाइल है, दोनों अलग चीज़ है। इसीलिए देखोगे जो नॉर्मली जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है।
अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग जब हम लोग बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। कितना पार्ट में डिवाइडेड होगा? ये जो पूरा फॉर्मेट हो 3 पार्ट में बनेगा। कितना पार्ट में जी? एक वर्ड में बताते ध्यान से सुनिएगा, 3 पार्ट। कितना पार्ट? योर अकाउंट विल बी डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट। पहला पार्ट में खाली खर्चा लिखते हैं, खर्चा निकालते हैं। सेकेंड पार्ट में नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे, थर्ड पार्ट में प्रॉफिट को बांट देंगे, आंसर आएगा। इसीलिए बहुत सारा बुक में 2 ही पार्ट बनाता है, तीसरा पार्ट वालों बनाता भी नहीं। लेकिन बेटर तरीका, सुंदर तरीका क्या है कि 3 पार्ट बनाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना पार्ट में डिवाइडेड होगा? बोलो ना, प्लीज़ बोलिए। पहला पार्ट में क्या शो करोगे? कॉस्ट। कॉस्ट क्या शो करोगे? कॉस्ट, कि सामान को बनाने में आज तक मेरा कितना खर्चा हो। उसके बाद सेकेंड पार्ट में वो खर्चा को लेकर के आप क्या निकालोगे? नोशनल प्रॉफिट। नोशनल वो निकाल दिए। अब नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद जो प्रॉफिट आया है उसको बांटेंगे, या तो पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे या तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम लोग को 3 पार्ट बनाना पड़ेगा। कितना पार्ट बनाना पड़ेगा? 3 पार्ट। जो है पहला पार्ट में ही है। पहला पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएंगे वो एक एक करके आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टू मटेरियल, देखिए टू मटेरियल सेंट टू साइट। सेंट टू साइट मतलब आप अपना साइट पर, साइट समझते हैं? साइट, SIT। आप देखोगे रास्ता घाट में जो भी प्रमोटर लोग होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि साइट पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? साइट। उससे पूछेगा कि भैया साइट का स्पेलिंग थोड़ा बताइए, नहीं बता। साइट शब्द का मतलब क्या है? बात समझे ना? जहाँ पर उसका काम होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस जगह पर काम होता है ना, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? अब उस साइट, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? साइट। हाँ समझे ना? दैट इज साइट। टू मटेरियल सेंड टू साइट। आप साइट पे जितना भी मटेरियल भेजे हो, बात नहीं बाबू, चाहे आप दूसरा साइट से लेकर के, बात नहीं, दूसरा साइट से लेके भेजिए, चाहे आप अपना गोडाउन से निकाल के दीजिए, चाहे आप मटेरियल खरीदे हो, मतलब जो भी आप, बात नहीं बाबू, जो भी आप अपना साइट पर मटेरियल भेजे हो उसको क्या बोलेंगे? टू मटेरियल सेंड टू साइट। उसके देखिए जितना भी खर्चा है सब इधर आएगा। कुछ कॉमन खर्चा का एग्जांपल देते हैं। टू वेजेस, बाबू बात नहीं, वेजेस, वेजेस डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद देखिए सैलरीज अगर कोई स्टाफ का पे करे तो डेबिट साइड में आएगा। जितना खर्चा है देखिए सब लाइन में लिख जाएंगे। उसके बाद आपका कोई भी ओवरहेड होगा, OSD मतलब ओवरहेड। पूरा देखिए चैप्टर खत्म हो गया, फिर लास्ट में पूछा OSD का फुल फॉर्म क्या है। उस दिन एक बच्चा बोला था कि भैया पूरा लिख दीजिए, नहीं लिखे, ठीक है, एक लड़का पूछ दिया था देर बाद। उसने जीत बोला कि भैया तो आप पूरा लिख दीजिए, सब कन्फ्यूज जाएगा, हम नहीं लिखे, ठीक। कोई बच्चा उसमें से पूछा भैया इसका मतलब क्या है? OSD। उसका देखिए उसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखिए, तो जो भी जितना भी खर्चा होगा ना बाबू वो सब डेबिट में लिया। वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन में दिया रहेगा वेजेस आउटस्टैंडिंग, उसको भी डेबिट साइड में दिखा दीजिएगा। कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको भी डेबिट साइड में दिखा दीजिएगा। कौन सा साइड में बोलिए? कैमरा खाली देखते रहिए, तो कैमरा में आ रहा है बाबू? ओके हाँ ठीक है बाबा। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, उसका देखिए तो जितना भी खर्चा वर्चा हो गया, कोई भी खर्चा हो गया, डिप्रिसिएशन, हम एक बार में आपको कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं जो सम से मिलेगा, बट नॉर्मली आप समझ लीजिए जितना खर्चा है आपका सब कहाँ आएगा बताइए? डेबिट साइड। कहाँ आएगा बोलिए ना? डेबिट साइड में। अब एक खर्चा लिख दिया, अब उस तरफ का आइटम देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आ गया? एक्सपेंसेस आ गए। अब एक्सपेंसेस लिखने के बाद क्रेडिट साइड का आइटम देखते हैं। देखिए क्रेडिट साइड में क्या? क्रेडिट साइड में हर वो चीज़ जिससे मटेरियल घट रहा, मटेरियल रिटर्न कर दी वापस, तो मटेरियल घटेगा ना जी। उसके बाद मटेरियल चोरी कर लिया, छोटे छोटे लोगों का कमी नहीं है देश में, आप जाइएगा ना। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से सिखाते हैं चोर में और छोटा में क्या फ़र्क होता है। देखिए जो लोग ज़्यादा अमाउंट चोरी करता है ना उसको चोर बोलते हैं, और जो लोग छोटा छोटा अमाउंट, ईटा रखा होता है एक तो ईटा चोरी कर लिया, वो चोर नहीं है बेटा, छोटा है। क्या है? छोटा। यस, मटेरियल स्टोलन, इसका कॉस्ट वैल्यू, क्योंकि देखो एक बात समझिए, बात नहीं, मटेरियल अगर सुनिए, मटेरियल अगर चोरी होगा तो उसका मार्केट वैल्यू कहाँ से अवेलेबल हो? तो चोरी हो गया। और आप देखोगे ना ये इंडिया में अक्सर ज़्यादातर जगह पर देखोगे जहाँ पे बिल्डिंग बनता है, सबसे भी तो बिहार में होता है। जैसे सरकार लैंपोस्ट लगाने के लिए लाया कि भाई आज लैंपोस्ट गिरा दिया कि भाई कल लैंपोस्ट लगाएंगे। लैंप है तो पोस्ट नहीं, पोस्ट है तो लैंप नहीं, बस समझे? उसके आस्ते। उसके बाद मटेरियल लॉस बाय फायर, आग वाग लग गया उससे आपका मटेरियल नुकसान हो गया, ऐसा भी होता है बहुत बार। मटेरियल लॉस बाय फायर। अच्छा आपके पास मटेरियल कितना बचा हुआ? मटेरियल CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना उसका बचा हुआ, कैरी डाउन। उसका देखिए इसका मटेरियल को बेच दिया, बहुत सारा मटेरियल बच जाता है तो उसको बेच देते हैं स्क्रैप का भाव में। मटेरियल स्क्रैप, मटेरियल के बाबू स्क्रैप। खाली मटेरियल से रिलेटेड जितना चाहिए सब लिखते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो आंसर आएगा डेबिट साइड को जोड़ लीजिएगा, माइनस करिएगा क्रेडिट साइड वाला, जो आएगा उसको बोलेगा बाई
कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट का मतलब होता है अभी तक कितना खर्चा हुआ। कॉस्ट टू डेट CD, कोई क्लोजिंग बैलेंस। कॉस्ट टू डेट क्या बाबू? CD। कॉस्ट टू डेट CD का मतलब हो गया कि कितना खर्चा आपका है। अब देखिए इसके बाद जब ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा तो सेकंड पार्ट जाएंगे। अच्छा देखिए इसके यहाँ पर जो CD होगा वही यहाँ पर क्या होगा? BD। तो टू कॉस्ट टू डेट CD नहीं BD, ठीक है बाबू, कॉस्ट टू डेट BD। और इस तरफ क्या क्या आएगा? इसका इस तरफ आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। WIP फुल फॉर्म लिखना जगह नहीं है, इसे नहीं लिखे तो वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस CD। ये वर्ड यूज़ किया था, CD नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इसमें दो चीज़ आएगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क क्या बोलिए? वर्क अनसर्टिफाइड। एक चीज़ देखिए इंटरेस्टिंग, आपको अभी हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे नोशनल प्रॉफिट का, वो फॉर्मूला को मिला के देख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या था? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट। जाके देखिए उसमें फॉर्मूला ही था ना जी, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट। क्रेडिट साइड वाला जोड़िएगा, डेबिट साइड में जो आएगा उसको क्या बोलेगा? नोशनल ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। हो गया बाबू? नीचे वाला आ रहा है देखिए, तो ये जो लिख रहे हैं यार, नहीं नेक्स्ट पेज का वेट नहीं कर सकते ना, एक लाइन खाली लिखना है बस। देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वही यहाँ पर इस तरफ क्या लिखेंगे? बाई नोशनल प्रॉफिट BD, नोशनल प्रॉफिट BD, यही वाला नोशनल प्रॉफिट लिखेंगे, BD CD नहीं भी लिखो चलेगा। आइए प्रॉफिट को कहाँ बांटने बोले थे आपको? कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे PL में, टू कॉस्टिंग PL। अब PL में ट्रांसफ़र करने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कंटिजेंसी रिजर्व। आप एक चीज़ देखिए, जो चीज़ हम थ्योरी में लिखवाए वही चीज़ की है लेकिन अकाउंटिंग स्टाइल में की है। यस और नो गाइस? यही है फॉर्मेट, बन गया समझ। उधर ही हाँ बिल्कुल, लॉस क्यों नहीं? लॉस भी होगा तब ट्रांसफ़र नहीं होगा। लॉस, हाँ बहुत अच्छा बात बोले आप, गलत बात नहीं बोले। देखिए अगर मान लीजिए लॉस आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी लॉस आ जाए। लॉस आ गया तो बांटेंगे कहाँ? बांटेंगे नहीं, बांटेंगे। लॉस आ गया तो बांटेंगे, सब PL में डाल देंगे। रिजर्व में कुछ जाएगा नहीं। उतारिए, पवित्र से उतारिए एकदम। अब देखिए अब अगला दिन सम्स बनाएंगे तो इसमें आपको परसेंटेज बताएंगे कि वर्क सर्टिफाइड में कैसे वैल्यू निकालते हैं।